नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता। जान है तो जहान है कि इस चैनल में आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज का विषय है फ्रीडम फ्रॉम गैस, डिस्पेप्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेट की जो मुख्य बीमारियां हैं, गैस, कब्जियत और अपच से मुक्ति कैसे मिले, इसी विषय पर आधारित हमारा वीडियो है। और हमारा वीडियो का जो मुख्य विषय होगा, इसको कंट्रोल करने का मेरा प्रयास होगा कि बिना किसी दवाई की सहायता लिए हुए हम अपनी पेट की, पाचन तंत्र की कैसे सहायता करें ताकि मेरा पाचन तंत्र मजबूत हो, खाना ठीक से पचे, हमें गैस, अपच और कब्जियत की शिकायत नहीं हो। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है माइंडफुल ईटिंग। एक मंत्र मैं आज दे रहा हूँ, इसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। मित्रों, माइंडफुल ईटिंग का मतलब है आजकल हर एक्शन में माइंडफुल शब्द को जोड़ दिया गया है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि जब भी आप खाना या नाश्ता खाते हैं तो आपका टोटल ध्यान भोजन पर होना चाहिए। बल्कि देखा यह गया है आज के युग में जो लोग भी भोजन करते हैं उसमें ज़्यादातर लोग उस समय या तो मोबाइल देखते होते हैं, या टीवी देखते हैं, या आपस में बातचीत करते हैं, या कुछ लिखने पढ़ने का काम करते हैं। ये कोई भी एक्टिविटी, मल्टीटास्किंग, अपने दिमाग को इतना ज़्यादा काम मत दीजिए। अगर आप खाते हैं तो सिर्फ खाइए और भोजन का आनंद लीजिए इससे। और दूसरी चीज़ कि अपने भोजन के स्पीड को घटाइए। जितना भोजन आप धीरे धीरे खाएंगे, अच्छी तरह दांतों से चबा के खाएंगे, वो भोजन उतना ही सुपाच्य होगा और आपको इसमें इस तरह खाने से कब्जियत, गैस की शिकायत नहीं होगी। एक ऑथर ने कहा कि हमारे मुंह में जो 32 दांत हैं, ये इशारा करती हैं कि आप भोजन को 32 बार चबाएं ताकि वो लार उसमें अच्छी तरह मिल जाए। पान खाने वाले को आपने देखा होगा कि लार लिक्विड हो जाता है, वो कि भोजन लिक्विड हो जाए। और पाचन हम लोग के 2 लेवल पर होता है, एक को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरे को बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल वो जो हमारे मुंह के अंदर होता है, ओरल कैविटी में होता है, जिसमें दांत हैं। दांतों का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और लार से उसको लपेटना। और जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, आगे की कंपार्टमेंट में, आगे के सेगमेंट में, आंतों में भोजन ठीक से नहीं पचेगा। इसमें जल्दीबाजी ना करें। खाना खाने के दौरान पानी पीने की कोशिश ना करें। जब आप अच्छी तरह से खाने को च्यू करेंगे, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो लिक्विड ही पानी का काम करेगा। पानी जब भी पीना हो, भोजन समाप्त करने के आधे घंटे के बाद लें। कभी लाचारी हो जाए, खाना अटक जाए तो और बात है, लेकिन कोशिश करें पानी आधे घंटे के बाद पिएं। और खाना उसी समय खाएं जब आपको भूख लगी हो। बगैर भूख के खाना अपने पेट को ओवर स्ट्रेन करने के आप में बराबर है। और 2 भोजन के बीच में 3 घंटे का अंतराल होना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटा इसलिए कि जो भी हम आप खाते हैं वो इसोफेगस से होते स्टमक में जाके 3 घंटा भोजन ठहरता है, उसको पकने में समय लगता है। आप स्टमक को मौका दीजिए 3 घंटे में उसको ठीक से पकने का। जब वो भोजन अच्छी तरह पक जाएगा, स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब वो आपकी भोजन छोटी आंतों में चली जाएगी, आपको वो खुद स्टमक सिग्नल देगा, आपको भूख लगेगी। इसका मतलब आप इसमें कुछ डालिए। भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब वो इशारा कर रहा है कि अभी मेरे पास स्टॉक है, अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, आप पेट में कुछ भी ना डालें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चीज़। और ये दूसरी चीज़ है आदतों में, माइंडफुल ईटिंग में, कि आप खाने को टाइम पर खाना खाएं। जो भी आपका टाइम है, नाश्ते का, दोपहर का, लंच का, उस टाइम को शेड्यूल टाइम पर खाएं, उसमें बदलाव ना करें। पेट को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है उपवास। अगर सप्ताह में 1 बार उपवास करते हैं 24 घंटे का, तो उससे पेट को आराम मिलता है, हीलिंग में सहायता होती है, उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है, नई ताकत आती है। फास्टिंग का दूसरा भी रूप है इंटरमिटेंट फास्टिंग।
इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 12 से 14 घंटे का उपवास। ये जो लोग रात का खाना अगर 5-6 बजे शाम तक खा लेते हैं और अगले दिन सुबह 9-10 बजे ब्रंच करते हैं, नाश्ता और खाना एक साथ, तो उनको 12 से 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग होगा। और भोजन के खाते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना है। पहली बात कि सफाई बहुत ज़रूरी है माइंडफुल ईटिंग में। आप खाना खाने के पहले जब भी हो, हाथ गंदे हों या ना गंदे हों, हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर आप घर के बाहर खा रहे हैं, पार्टियों में या उत्सव में या रेस्टोरेंट में, तो कोशिश करें कि स्टार्टर वाले आइटम को अवॉइड करें, ना खाएं। स्टार्टर में अगर आपकी रुचि है तो सबसे बेहतर है सूप का इस्तेमाल करना या नींबू पानी का इस्तेमाल करना। सूप पीना अंग्रेज़ों की परंपरा है, मगर एक हेल्दी अपना परंपरा है। इसको एपिटाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सूप लेने के बाद अगर आप मुख्य भोजन खाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर कोई हेवी आइटम, स्टार्टर में जो सबसे पॉपुलर आइटम है वो चाइनीज़ आइटम है। चाइनीज़ फूड हमारे पेटों के लिए बहुत नुकसानदेह। एक तो चाइनीज़ फूड में ज़्यादातर आइटम मैदे के बने होते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता है, और उसमें टेस्ट के लिए लोग एक अलग से स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट डालते हैं जिसका नाम है एजिनोमोटो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको डालने से स्वाद तो उसका बेहतर होता है, लेकिन ये भांति भांति से हमारे पेट को नुकसान करते हैं। एक स्टडी ने यहाँ तक कहा है कि अगर चाइनीज़ फूड अगर लंबे समय तक इसको डाल के लोग करें तो कैंसर जैसी बीमारी होने का डर होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि स्वादिष्ट भोजन लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और जो भोजन स्वादिष्ट नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, हो सकता है उसमें काफ़ी ऐसे चीज़ हो जो आपके स्वास्थ्य को डैमेज करते हैं। स्वादिष्ट भोजन की क्या पहचान है, क्या क्या गुण होने चाहिए, इस बात को, इस प्रिंसिपल को समझना ज़रूरी है, ताकि अपना स्वादिष्ट भोजन की मेनू आप खुद तैयार करें। स्वादिष्ट भोजन में जो आजकल सबसे ज़रूरी चीज़ है, ख़ास तौर से कब्ज़ को दूर करने के लिए, वो है फाइबर की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। जिनको कब्ज़ की शिकायत नहीं है उनको 30 से 40 ग्राम फाइबर ज़रूर खाना है प्रतिदिन, और जिनको कब्ज़ की शिकायत है उनको 60 से 70 ग्राम फाइबर ज़रूर खाना है। फाइबर करके कोई चीज़ मार्केट में नहीं मिलती है, एक चीज़ को छोड़ करके, वो है सबगोल की भूसी। सबगोल की भूसी फाइबर का बहुत अच्छा है। जिनको कब्ज़ की शिकायत है, सबगोल का भूसी इस्तेमाल करते हैं तो उनको कब्ज़ भी दूर होगा, थोड़े बहुत फाइबर भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारे नेचुरल खाने में परमात्मा ने बहुत सारे आइटम में भरपूर फाइबर दिया है, जिनको थोड़े अकल से हम लोग खाएं तो अलग से उचित मात्रा में भोजन भी मिलेगा, स्वाद भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। दूसरी पहचान है स्वादिष्ट भोजन के कि फैट और तेल की मात्रा उसमें कम से कम हो। ज़्यादा तेल या घी में डीप फ्राई किए हुए चीज़, जो लोग को अच्छा लगता है खाने में, सिंघाड़ा, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब जितने व्यंजन हैं, ये हमारे पेट के दुश्मन हैं, उनसे बचना चाहिए। डीप फ्राई के बदले यहाँ पर मैं निवेदन करूँगा कि शैलो फ्राई की आदत डेवलप करें। पैन में कम से कम तेल या घी में कुछ हल्की फुल्की फ्राई करके स्वाद के लिए आप आइटम इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि फैट के बाद कि उसमें आपको हरी साग सब्जियां, सलाद और फल आपके भोजन का 50 to 60% हिस्सा होना चाहिए, और 30 से 40% हिस्सा अन्न में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा होनी चाहिए। चौथी पहचान है कि भोजन ऐसा हो जो संतुलित हो। संतुलित का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर और की मात्रा उचित मात्रा में हो, जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है। पांचवी चीज़ है कि भोजन फ्रेश होना चाहिए, जो ताज़े आपने बने हों। एक भोजन बनने के लगभग 90 मिनट के बाद वो बासी हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे के बाद अगर बनने के बाद आप भोजन खाते हैं तो बासी की गणना में आती है, ये भोजन आपका काम का नहीं है। जो फ्रेशली कुक्ड भोजन है, और फ्रेशली कुक्ड भोजन एक ही जगह मिल सकता है, आपके घरों में या अच्छे होटलों में, जहाँ लोग
तुरंत खाना बना के आपको सर्व करते हैं कम मिर्च मसाले के साथ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो हाइजीनिक फूड होनी चाहिए, सफाई का ख्याल होना चाहिए पूरा। मुझे बहुत दुख होता है देख करके कि स्ट्रीट फूड में जो लोग खाने पका के, हमारे दुकानदार लोग जो बेचते हैं खुले जगह में, जहाँ रोड की गंदगी उस पर पड़ती रहती है, लोग प्रेम से उस चीज़ को खाते रहते हैं, पानी पूरी चाट वगैरह। ये आपके पेट के लिए आप रोक खरीद रहे हैं, खाना नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे से सावधान हो जाए। भोजन में सफाई का ख्याल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बार बार पेट आपका ठीक नहीं रहेगा। और फाइबर की मात्रा मैंने आपको बता दी है, और इन सब बातों का ख्याल आप करते हैं तो आपका भोजन संतुलित और स्वादिष्ट भी होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होगा। आइए उन भोजनों का जिक्र करें तो मैं सारांश में बता दूं कि अन्न की जब आती है बात, सबसे पहला हिस्सा अन्न का होता है। अन्न में जो अनाज, मोटे अनाज हैं, बाजरे या मिलेट या राई और ज्वार, ये मोटे अनाज में देखा गया है कि फाइबर की मात्रा बहुत उचित है, बहुत ज़्यादा है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको खाने से किसी को कब्जियत की शिकायत नहीं होगी। चावल की बात करें, चावल में अगर आप खाते हैं थोड़ा सा, तो रिफाइंड चावल के बजाय आप अगर ब्राउन राइस खाते हैं, उसना चावल खाते हैं, उसमें फाइबर कुछ होते हैं। व्हीट की बात करें तो व्हीट में होल ग्रेन या दलिया या मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया एक अच्छा भोजन है, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। दालों की बात करें तो हर दाल ठीक है, लेकिन छिलके वाली दाल अगर आप अपने दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो दाल भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और फाइबर का भी आनंद आपको मिलेगा। सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों के हमारे यहाँ भरमार हैं, काफ़ी किस्म की हरी सब्जियाँ मिलती हैं, नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं। कद्दू, घेवड़ा, झिंगनी वगैरह ढेर सारा, आपकी जो रुचि हो हरी सब्जियों में लाए। और अगर प्रोटीन, जो लोग शाकाहारी हैं, रेगुलर प्रोटीन का आनंद चाहते हैं लेना, तो हरी सब्जियों में अगर सोयाबीन की बरी या आप सोयाबीन के बीज डाल के तैयार करते हैं तो स्वाद भी अच्छा मिलेगा। प्रोटीन आपको हर भोजन में, नाश्ते, दोपहर के भोजन में 20 ग्राम प्रोटीन का रहना बहुत अपना ज़रूरी है। जो डेयरी अपना प्रोडक्ट है, दूध के बने हुए सामान में एक चीज़ है जिसको सुपर फूड कहा गया है, वो है दही। कर्ड आपके खाने में कम से कम 1 कटोरी दही रोज़ होना चाहिए, ख़ास तौर से सुबह के नाश्ते में या लंच के टाइम में। कर्ड खाने से पेट तो ठीक रहता ही है और एक सौगात मिलती है हेल्दी बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलस की। हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और इसके रहने से हमारा गट हेल्थ मेंटेन होगा, पेट बार बार नहीं खराब होगा। अगर अनहेल्दी अपना बैक्टीरिया हो गया तो ये हेल्दी बैक्टीरिया को नुकसान करेगा, हमारा पेट अपना खराब हो सकता है। और सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी के आइटम खाने की परंपरा हो गई है। पाव रोटी, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज, पैटीज, ये जो बेकरी केक, ये जो शौक से हम लोग बेकरी के सामान खाते हैं, इवन बर्थडे में केक बड़े से बड़े साइज़ के काटे जाते हैं, ये सारे के सारे पचने में बहुत मुश्किल है, गैस और कब्ज़ को पैदा करते हैं। और अल्कोहल का इस्तेमाल या तो बिल्कुल ना करें, या जो लोग बहुत शौकीन हैं उसका कम से कम मात्रा में करें। कुछ आधुनिक विज्ञान ने भोजन को 2 वर्गों में बांटा है, इन्फ्लामेटरी फूड एंड नॉन इन्फ्लामेटरी फूड। जो नॉन इन्फ्लामेटरी फूड वही है जो मैंने आपको बताया, आप जो खा सकते हैं। जो नहीं खा सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक साइंस की भाषा में इन्फ्लामेटरी फूड्स। तो इन्फ्लामेटरी फूड मतलब जो आपको नहीं खाना है, और ये फूड अगर आप खाएंगे तो आपके आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन पैदा होगी, जो आपके ढेर सारी बीमारियों का कारण आप बनेगी। और आप नॉन इन्फ्लामेटरी खाते हैं, जो हेल्दी फूड है उसका लिस्ट मैंने बता दिया, उसका ख्याल करें। और मांसाहारी लोगों के लिए मैं एक ख़ास बात बताऊं कि मांसाहारी लोगों के लिए रेड मीट इन्फ्लामेटरी फूड की कैटेगरी में आता है, मतलब ये हानिकारक भोजन है। और इसमें सबसे खास बात है कि फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। अगर रेड मीट अगर आप खाएंगे तो कब्जियत होने की पूरी संभावना है। लेकिन जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं और चाहते हैं हमको कब्जियत ना हो, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, सलाह दूंगा कि वो मछली का इस्तेमाल करें। मछली सबसे सुपाच्य नॉनवेज माना गया है। और चिकन मॉडरेट अमाउंट में 1-2 पीस खाएं।
और उसके साथ साथ सलाद और सब्जी अच्छी मात्रा में लें ताकि ये नॉनवेज पचने में आसानी हो और उनको कब्जियत की शिकायत ना हो। इन सब बातों को मैंने बताया, अगर इन सब बातों का ख्याल करेंगे तो आपका गट हेल्थ, आपकी पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, और पाचन तंत्र अगर स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो उसके कारण जो ढेर सारी बीमारियां हम लोगों को होती है, मोटापा, डायबिटीज़, कैंसर वैसे बीमारी से हम लोग बच जाएंगे। तो ये सब करने के बाद भी अगर उनका गैस की समस्या कब्ज दूर नहीं होती है, इसका मतलब है कि पेट में कोई ऐसी बीमारी है जिसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टरों से मिलें, वो आपकी जांच पड़ताल करके बताएंगे कि आपकी पेट की समस्या क्या कारण है। कोई ये तकलीफ़ आपको दवा से ठीक होगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये जांच का विषय है। अक्सर हमसे लोग सवाल पूछते हैं पेट संबंधी में कि इसमें योग का क्या महत्व है। अगर हम योग करते हैं तो कौन सा योग करें जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करे, तो उसमें मैं उनको सलाह दूंगा। आसन में जो सबसे मुख्य है, पवन मुक्त आसन पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वज्रासन आसनों में। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम पाचन तंत्र को मजबूत करने में काफ़ी असरदार है। और मैं एक अनुरोध करूंगा कि दवाओं का इस्तेमाल एंटीबायोटिक वगैरह बगैर डॉक्टर से पूछे हुए नहीं लें। एंटीबायोटिक तभी खाएं जब आपको अधिक आवश्यकता हो। थोड़ी बहुत सोर थ्रोट खांसी पर, हल्का बुखार पर मेरा निवेदन है कि एंटीबायोटिक नहीं खाएं, 3 रोज़ तक इंतज़ार करें। अक्सर वायरल खांसी, वायरल बुखार 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। अगर 3 दिन में आपको के बाद भी परेशान कर रही है तो डॉक्टर से मिलके आप उपाय करें। और मैं आपको बताऊं कि 90% पेशेंट बगैर एंटीबायोटिक के सर्दी, खांसी, बुखार को हम लोग कंट्रोल अपना कर सकते हैं। इसका वायरस पर कोई असर नहीं है। ये जितना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। नैसेड दर्द निवारक गोलियां, हल्के फुल्के दर्द में कोई ऊपर से एप्लीकेशन लगाएं, फिजिकल थेरेपी लें। इस ग्रुप की दवा खाने से गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा। योग का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस के बाद अगर बहुत है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए। और डॉक्टरी एडवाइस की जहाँ तक बात है, एक और स्थिति है जहाँ डॉक्टरी एडवाइस की ज़रूरी है। अगर आपको अचानक किसी वक्त रात में या दिन में, अक्सर रात में होता है, अचानक लोग उठे बोले कि मुझे गैस की शिकायत हो गई है, छाती में लगता है गैस हो गया, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ये इस तरह की अचानक गैस की शिकायत ये पेट वाली गैस नहीं है। ये हार्ट के भी कारण गैस की तरह महसूस होता है। अगर आपको ऑल ऑफ ए सडन अचानक तकलीफ दे बेचैनी वाली गैस की समस्या पैदा हो तो अपने डॉक्टर से इमरजेंसी में उसी वक्त जाएं। और आपका उस समय ईसीजी होना बहुत ज़रूरी है। ये रूल आउट करना है कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं है। कुछ लोगों को, पर्टिकुलरली डायबिटिक लोगों को हार्ट अटैक इसी तरह आता है, वो समझते हैं कि गैस की शिकायत है या सांस की तकलीफ है। वो अक्सर गैस की दवा खा करके समय को बर्बाद करते हैं, उनकी जान खतरे में हो सकती है। अगर आप इन बातों का ख्याल करेंगे तो आपका गट हेल्थ, पाचन संस्थान स्वस्थ रहेगा, आपका आंत भी स्वस्थ होगा, आप भी स्वस्थ होंगे। और पेट के बीमार पड़ने से जो अन्य बीमारियां को निमंत्रित करती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी, गठिया जैसी बीमारियों को, उससे आप बचे रहेंगे। और अपनी बात समाप्त करने के पहले, स्वास्थ्य की कोई समस्या भगवद गीता के जो निर्देश हैं उसकी जो शिक्षा के बगैर ये अधूरी रहती है। 6ठे अध्याय की भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश ये बहुत ही माकूल है। उन्होंने कहा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब ए पर्सन हैविंग बैलेंस्ड क्वालिटीज, टेकिंग बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन, वर्किंग रेगुलरली, अपने कामों में डिसिप्लिन, एंड हैविंग रेगुलर बैलेंस्ड स्लीप वेकफुल आवर्स, समय पर सोना, समय पर जगना, अगर इस बातों का ख्याल रखते हैं तो संसार के सारे मिजरीज, सारे दुख, चिंता, भय उनसे दूर रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात हो।